गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं साधना। आर्या आईएएस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल को। इसका टाइम पीरियड क्या है? 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का जो समय है ये गुप्त काल के अंतर्गत है। मतलब इस टाइम जोन में जिन्होंने शासन किया वो कौन थे? गुप्त काल के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम जानने वाले हैं कि गुप्त काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, क्या स्रोत हैं उसके, साहित्यिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। फिर हम गुप्त काल के शासकों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने गुप्त काल को क्या किया? समृद्ध किया। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस चीज के लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और मंदिरों के निर्माण के लिए इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था भी हम जानेंगे, थोड़ी बहुत सामाजिक व्यवस्था भी समझ लेंगे। जैसे आपने सामाजिक व्यवस्था लास्ट क्लास में जाना था, जो पहले चल रही होती है, मौर्यों के समय सामाजिक व्यवस्था थी, वही व्यवस्था आगे चलती रहती है। बहुत थोड़े से परिवर्तन होते हैं, उसके साथ वो लगातार निरंतर चलती रहती है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्त काल की जानकारी कहाँ से मिलती है या स्रोत क्या है। फर्स्ट, पुरातात्विक साक्ष्य। सेकंड, साहित्यिक साक्ष्य। साक्ष्य, अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, स्रोत की बात करें, तो क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिससे हमें गुप्त काल के जो शासक हैं समुद्रगुप्त, उनके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं भीतरी स्तंभ लेख, जिससे हमें हूणों की जानकारी मिलती है। हूणों की जानकारी मिलती है, जहां भी लिख लीजिए, लिख ही रहे हैं तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है ना। और अगर बात करें हम जूनागढ़ अभिलेख की, इसके बारे में तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी गुप्त काल की मिलती है। किस शासक की? गुप्त काल के कौन से शासक की? स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त एक अभिलेख है विल्सर अभिलेख। इस अभिलेख के माध्यम से गुप्त काल का एक शासक है कुमारगुप्त, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देख रहे हैं कई अभिलेख हैं जिनके माध्यम से जानकारी। इन अभिलेखों के अतिरिक्त सिक्के हैं, स्मारक, या जो मंदिर बनवाए गए हैं गुप्त काल के समय, ये भी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। वही बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की, साहित्यिक स्रोत की। तो इसे हम आगे नीचे लिख लेते हैं, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो जानकारी मिल रही है वो क्या है? कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास ने जो रचनाएं की हैं, उनसे जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। कालिदास ही क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? कालिदास। और उन्होंने उस समय बहुत सारी रचनाएं लिखी है जिनके माध्यम से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में, क्या? कालिदास की रचनाएं
इनसे जानकारी मिलती है। एक एक करके रचनाओं के नाम लिख लें। क्या है? विक्रमो वर्षीयम। ये क्या है? एक नाटक है। इसमें, इस नाटक में कालिदास ने ये जो लिखा है विक्रमोर्वशीयम, इस नाटक में ऋषि पुरूरवा और उर्वशी, अप्सरा उर्वशी का की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन है। सेकंड है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। शाकुंतलम ये भी क्या है? एक नाटक है। इसमें भी प्रेम कथा का वर्णन है। किसकी? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा है। दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम क्या था? भरत। कहते हैं कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। हालांकि प्रामाणिक तौर पर क्या मानते हैं कि भरत कबीला से भारत देश का नाम भारत पड़ा। वरना एक पक्ष तो ये भी है कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी भारत देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट, कालिदास की रचना क्या है? मालविका अग्निमित्रम। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो ये भी क्या है? नाटक है। कालिदास का नाटक है। कालिदास ने इसकी रचना की है। इसमें अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। मालविका विदिशा से है। मालविका स्त्री है जो कि विदिशा से है और इनके प्रेम प्रसंग की इसमें चर्चा है। नेक्स्ट है कुमार संभवम। कुमार संभवम ये भी कालिदास की ही रचना है और ये क्या है? महाकाव्य है। ये एक महाकाव्य है। इसमें भगवान शिव और पार्वती की जो विवाह की कथा है उसका वर्णन है। साथ ही भगवान शिव और पार्वती का जो पुत्र है कार्तिकेय, उसके जन्म की भी कहानी कहाँ है? कुमार संभवन में कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कालिदास जी ने इस कथा को यहाँ पर लिखा है कुमार संभवम में। कुमार अर्थात शिव और पार्वती के पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट रचना क्या है? रघुवंशम। रघुवंशम ये कालिदास की ये भी रचना है। ये क्या है? महाकाव्य है। ये भी एक महाकाव्य है। इसमें क्या बताया गया है? कालिदास जी ने क्या लिखा है? इसमें है राम जी की कहानियां, विजय की जानकारी इससे मिलती है। कालिदास जी ने रघुवंशम जो लिखा है उसमें राम की कहानियों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऋतु संहार ये भी रचना है कालिदास जी की। ये क्या है? एक काव्य है। इसमें ऋतु की चर्चा की गई है। ऋतु समझते हैं? एक तरह से मौसम है ना? नहीं, मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलता है, ऋतु अलग है। ऋतु अलग है, जैसे कि 3 महीने की गर्मी, 3 महीने की ठंडी, 3 महीने का बसंत, ऐसा है ना? ये क्या है? ऋतु है। तो ऋतुओं की चर्चा है इसमें। एक ऋतु की जो समाप्ति है और जो दूसरे ऋतु का आना है, जैसे पतझड़ आने वाला हो या पतझड़ हो गया है और उसके बाद बसंत आने वाला है ना? फूल खिलने वाले हैं। तो ये जो बीच का है, एक ऋतु के जाने की जो स्थिति है, एक जो विरह वेदना है और दूसरे ऋतु के आने की जो खुशी है, उसके बीच की चर्चाएं इसमें लिखी गई हैं ऋतु संहार में। कालिदास जी ने कुछ लिखा है, उसका बहुत ही सुखद वर्णन किया है। नेक्स्ट कालिदास जी की रचना है मेघदूतम। मेघदूतम ये भी क्या है? काव्य है। इसमें, इस काव्य में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम संबंधों की चर्चा की गई है।
कैसे? बादल के माध्यम से। मेघदूतम ना, मेघ बादल के माध्यम से यक्ष और यक्षिणी के प्रेम संबंधों की चर्चा की गई है। तो ये रचनाएं हैं कालिदास की जिनके माध्यम से क्या जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें, कालिदास की रचना है और शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये नाटक है। इसमें चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण व्यापारी है और बसंत सेना नाम की जो नर्तकी है, उनके बीच जो प्रेम संबंध है उसका वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम नाटक में। किसने किया है? शूद्रक ने किया है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक जानकारी के रूप में विशाखा दत्त की रचनाएं भी आप शामिल कर लीजिए। विशाखा दत्त एक रचना तो कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। ये भी क्या है? नाटक है, जिसमें ये जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसे विशाखा दत्त जी ने लिखा है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासक बनने की कहानी है देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है। और इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त के बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके। विशाखा दत्त की ही रचना है मुद्रा राक्षस। ये क्या है? नाटक है। और इस नाटक के माध्यम से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। तो आप कह सकते हो ना कि मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। यहाँ से भी जानकारी मिलती है गुप्त काल की। कामसूत्र, इसमें गृहस्थी के जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थी के 64 कलाओं की चर्चा की गई है। साथ ही गुप्त काल की भी जानकारी मिलती है। और है रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनसे भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो हमने स्रोत के स्तर पर जान लिया कि पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है, और साहित्यिक स्रोत कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे शासक के बारे में। गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या कुछ किया। अगर हम गुप्त काल को देखते हैं तो गुप्त काल के जो संस्थापक हैं कौन है? श्रीगुप्त। क्या नाम है उनका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का पुत्र होता है जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच गुप्त। और घटोत्कच का पुत्र है चंद्रगुप्त प्रथम। टाइमलाइन क्या है? 319 से 335 एडी लगभग ये समय है। और श्रीगुप्त ने जब गुप्त काल की स्थापना की थी तब टाइमलाइन कुछ 240 ईस्वी था,
है ना। तो गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। उसके बाद शासन किसने किया? घटोत्कच गुप्त ने किया, जो कि श्रीगुप्त के पुत्र हैं। और घटोत्कच के बाद जो है शासन चंद्रगुप्त प्रथम के हाथों में आया। और यहाँ से हम इसे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का एक प्रसिद्ध शासक है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते थे। वास्तविक संस्थापक कहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत भी प्रारंभ किया था। गुप्त संवत भी प्रारंभ किया था 319 ईस्वी। ठीक है, 319 ईस्वी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, साम्राज्य को मजबूत करने के लिए 2 तरीके अपनाए थे। कौन सा? एक तो विवाह और दूसरा युद्ध नीति, जिसमें इसी के साथ जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की थी। हम कहाँ थे? विवाह की बात कर रहे थे। विस्तार किया है ना, तो विवाह किया, विवाह के माध्यम से विस्तार किया। किससे विवाह किया? विवाह किया लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया, है ना, कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी राजकुमारी है। और विवाह करने के उपरांत क्या किया? विवाह किया। विवाह के उपलक्ष्य में एक स्वर्ण सिक्का जारी किया। क्या किया? स्वर्ण सिक्का जारी किया। स्वर्ण सिक्का या सोने का सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है, ये जो सोने का सिक्का है, इस सिक्के पर सिक्के के एक ओर, सिक्के के एक ओर क्या है? चंद्रगुप्त का चित्र है। चंद्रगुप्त का चित्र है। और सिक्के के दूसरी ओर पत्नी का नाम है। क्या नाम है? पत्नी का नाम है कुमार देवी। कुमार देवी अंकित है। पत्नी का नाम अंकित है। तो एक ही सिक्के पर चंद्रगुप्त का चित्र भी है और चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी है। दूसरे सिक्के का जो दूसरे साइड है, उस तरफ नाम भी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक कहीं ना कहीं समानता देखने को मिल रही है। साथ ही एक ही सिक्के पर राजा और रानी, चंद्रगुप्त शासक है, राजा है, उसकी पत्नी रानी है, तो ये सिक्का क्या कहलाया? राजा रानी प्रकार का सिक्का भी इसे कहा जाता है। ये जो सिक्का है, इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। राजा रानी सिक्का।
इसके साथ ही संयुक्त नाम के सिक्के चलाए। संयुक्त नाम, उस पर चंद्रगुप्त का भी नाम है और पत्नी का भी नाम है। तो संयुक्त नाम के सिक्के किसने चलाए? प्रश्न पूछा जाता है, राजा रानी सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। संयुक्त नाम के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। संयुक्त नाम के सिक्के चलाए और ये सिक्का विवाह के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो विवाह के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। तो ये विवाह का सिक्का भी है, विवाह प्रकार का सिक्का भी है। विवाह प्रकार का सिक्का या विवाह सिक्का भी है। ठीक है। और कुमार देवी से जब इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया तो वैशाली राज्य प्राप्त किया था। इसके बाद इसी राजकुमारी से चंद्रगुप्त को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। तो अगला जो शासक है प्रसिद्ध वो कौन है? समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र है। कुमार देवी का पुत्र है। ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 335 ईस्वी से लेकर लगभग 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त अपने आप को क्या कहता है? लिच्छवी दौहित्र कहता है। ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन क्यों? युद्ध नीति के कारण। कहां पर मेंशन है? प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा हुआ है ना? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? युद्ध नीति के कारण। इसकी जो युद्ध नीतियां हैं उनके कारण इसे कहा जाता है। अब युद्ध नीति क्या अपनाई है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। कहां पर उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में। प्रशस्ति बेसिकली प्रशंसा है ना? प्रयाग में जो प्रशस्ति है, जो अभिलेख है, उसमें प्रशंसा की गई है। ठीक है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा है? हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का क्या है? कवि है। और इसमें जो शैली प्रयोग की गई है लिखने के क्रम में वो है चंपू शैली। चंपू शैली कौन सी शैली होती है? वो शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। दोनों ही तरीकों को शामिल करके लिखा गया है। पद्य जो काव्य जैसा हो, है ना? काव्य पद्धति जिसमें प्रयोग की गई हो। गद्य तो आप जानते हैं, सीधे पढ़ते जाइए, कुछ वैसा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये मूल रूप में अशोक का अभिलेख है। क्या है? मूल रूप में अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख है और ये एक स्तंभ लेख है। मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। ये कहाँ था? मूलतः कौशाम्बी में था। इसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। ये जो स्तंभ लेख है इसे
अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया। स्थापित किया था। और ये जो स्तंभ लेख है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये स्तंभ लेख है बेसिकली। स्तंभ पर लिखा हुआ, स्तंभ लेख समझते हैं ना ऐसे, ठीक। इस स्तंभ लेख पर, जो कि अशोक ने सबसे पहले लिखवाया था, अशोक के समय का स्तंभ लेख है, इस पर किसने किसने लेख लिखवाया है? सबसे पहले तो अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त का लेख भी इसी पर है, जो कि हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के राज दरबारी का भी है। उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में और उसके विजय अभियान जो है उनका उल्लेख किया है। इसके बाद इसी स्तंभ लेख पर, जो कि क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे कह रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति, अकबर के लेख हैं। इसके बाद जहांगीर के का भी लेख इस पर है। जहांगीर से पहले आप लिखिए बीरबल, बीरबल का भी लेख है, और उसके बाद है जहांगीर, और अंत में विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का भी अभिलेख इसी पर है। प्रयाग प्रशस्ति में इतने लोगों के बारे में चर्चा की गई, इतने लोगों के बारे में बताया गया है। रानी विक्टोरिया आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये स्तंभ है, सॉरी ऐसे नहीं बनाते हैं स्तंभ, ये स्तंभ है, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले लिखवाया, ये हिस्सा अशोक का है, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने लिखवाया, फिर अकबर ने लिखवाया, स्तंभ वही है ना। फिर बीरबल ने लिखवाया, फिर जहांगीर ने लिखवाया, जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है, स्तंभ वही है, ठीक है, एक ही स्तंभ है। और फिर रानी विक्टोरिया। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रम भी बहुत पूछा जाता है। मैं इसे हटा देती हूँ। इसी के साथ आपने जाना कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया गया है, किस लिए समुद्रगुप्त प्रसिद्ध है और भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है। तो कारण है युद्ध नीति के कारण। क्या कारण है? युद्ध नीति के कारण। तो समुद्रगुप्त ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई, हम उसके बारे में जानते हैं, जिसके कारण वो प्रसिद्ध है। युद्ध नीति के कारण, युद्ध नीति के कारण समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीति है, उसमें आप देखेंगे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति के लिए एक शब्द प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है, वो क्या है? राज्य प्रस्भोद्धरण की नीति अपनाई। उत्तर भारत के जो राज्य थे उनको क्या किया? पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। वहीं जो दक्षिण भारत के राज्य थे, दक्षिण भारत के राज्य थे, उनके साथ क्या किया? पहले राज्यों को जीता, पहले राज्यों को जीता, फिर मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया, और उनसे क्या किया? कर वसूला। जीत भी लिया और
मुक्त भी कर दिया, मीन्स शासन आप ही करिए, हमें क्या देते रहिए, कर देते रहिए। ये नीति क्या कहलाई? ये नीति कहलाई ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण किया, मोक्ष दिया मतलब छोड़ दिया, अनुग्रह। ठीक है, एक शब्द प्रयाग प्रशस्ति में है दक्षिण भारत के लिए, ग्रहण मोक्षानुग्रह। दक्षिण भारत के जो राज्य थे कितने थे? कुछ 12 राज्य थे। उनके साथ उन्हें जीता, फिर मुक्त कर दिया और उनसे क्या कहा, हमें कर दीजिए आप। ठीक है, जिसका जो राज्य था उसको वैसे ही वापस कर दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो आठविक राज्य थे, कौन से राज्य? आठविक राज्य। आठविक राज्य कौन से? जंगल के क्षेत्र, जो जंगली क्षेत्र थे, वन क्षेत्र, उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजमहल और जबलपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो राज्य थे, इन्हें समुद्रगुप्त ने जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। साम्राज्य में मिला लिया। बस इतना ही नहीं, और इन्हें क्या किया, दास भी बनाया। दास बनाया इन्हें, अपने साम्राज्य में भी मिलाया, जीत कर अपने साम्राज्य में भी मिलाया और इन्हें अपना दास बनाया। ये नीति क्या कहलाई? परिचारिका कृत। इस नीति को क्या कहते हैं? परिचारिका कृत नीति। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो सीमावर्ती राज्य थे, सीमावर्ती राज्य थे, उनके साथ क्या किया? जो सीमावर्ती राज्य थे, जैसे असम है, नेपाल है, इन राज्यों को कर देने के लिए बाध्य किया। सीमावर्ती राज्यों को कर देने के लिए बाध्य किया, आज्ञा पालन करने के लिए कहा, आज्ञा पालन करने के लिए कहा, उपस्थित होकर, समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर प्रणाम करने के लिए क्या किया? बाध्य किया। ये नीति क्या कहलाई? प्रशस्ति में आप देखेंगे तो क्या लिखा होगा वहां पर? सर्व कर दानाज्ञाकरण। सर्व कर दानाज्ञाकरण नीति। ठीक है, सभी को कर, दान और आज्ञा माननी होगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो विदेशी राज्य थे, समुद्रगुप्त ने क्षेत्र विस्तार करने के लिए, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान थे, समुद्रगुप्त का क्षेत्र अशोक के बाद आप देखेंगे, अगर क्षेत्र किसका बड़ा है तो समुद्रगुप्त का क्षेत्र, या गुप्त काल में एक बड़े साम्राज्य पर, बड़े क्षेत्र पर शासन किया है। तो जो विदेशी राज्य थे समुद्रगुप्त के समय, जो विदेशी राज्य थे, जैसे शक और कुषाण, ये इस समय तक भी थे। आपने जो मौर्योत्तर काल में देखा, शक और कुषाण आए थे विदेशी आक्रमणकारी, वो गुप्त काल तक आगे रहते हैं। तो जो शक और कुषाण और अन्य विदेशी राज्य थे, इनके साथ कैसा व्यवहार किया? विदेशियों को पराजित किया। विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। वैवाहिक संबंध की नीति
अपनाई। और ये जो नीति है इसे कहा गया है कन्योपायन। कौन सी नीति है? कन्योपायन नीति। तो ये 5 नीतियां हैं जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान, जो साम्राज्य विस्तार है, उसके लिए उत्तरदायी है। अगर हम एक एक करके क्रम से लिखें तो क्या होगी? राज्य प्रस्फोद्धरण की नीति, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसके बाद परिचारिकाकृत नीति और सर्व कर दानाज्ञा करण नीति और लास्ट में कन्योपायन नीति। ये सब क्या है? युद्ध नीति है। और इन्हीं के कारण समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार किया और एक बड़े भाग पर नियंत्रण किया। और इन्हीं के कारण समुद्रगुप्त को प्रसिद्धि मिली और भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन नीतियों के कारण। अब सोचिए, जो क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत का क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर आप डायरेक्ट प्रशासन नहीं कर सकते, वहां पर डायरेक्ट जो है सत्ता संभाली नहीं जा सकती। तो जिनका क्षेत्र था पहले उनको हराया, है ना, फिर उन्हें वापस कर दिया साम्राज्य उनका कि आप ही शासन करो, बस मुझे कर देते रहना, ठीक है। इस तरह से उसने बहुत ही समझबूझ से सत्ता को संभाला और साम्राज्य विस्तार किया, साथ ही मजबूत भी किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि जो समुद्रगुप्त है वो एक युद्ध प्रिय शासक है। इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण किया, शासन किया, तो युद्ध प्रिय शासक तो होगा ही। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए उस पर क्या है? वीणा की आकृति है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के जारी किए उस पर वीणा की आकृति है। वीणा की ही आकृति क्यों है? क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा वादक था, वीणा बजाता था। वीणा वादक था। वीणा वादक है तो आप कह सकते हैं संगीत प्रेमी है ना? संगीत प्रेमी शासक है। समुद्रगुप्त, आप एक बड़े क्षेत्र पर देख रहे हैं समुद्रगुप्त को शासन करते हुए, जैसे दक्षिण भारत में भी, और जो आट्विक राज्य हैं, जो जंगली क्षेत्र है या विदेशी राज्य हैं, उनको भी पराजित करके अपने भाग में शामिल कर लेता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी है। तभी सभी लोग एक साथ बंधे रहेंगे। और समुद्रगुप्त वैष्णव को मानता है, वैष्णव धर्म को मानता है। अगर हम समुद्रगुप्त के क्या कोई अन्य नाम है जाने तो हमें पता चलेगा। क्या अन्य नाम के तौर पर इसे यशगुप्त या फिर चंद्रप्रकाश, ये भी समुद्रगुप्त का ही नाम है। और मध्य प्रदेश में एक अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। ये अभिलेख जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने पुरातात्विक साक्ष्य लिखे, वहां पे कुछ अभिलेख ही लिखे हैं, है ना। तो एरण अभिलेख है, आप चाहें तो वहां पर भी लिख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य ये भी तो है ना, गुप्त काल के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर भी लिख सकते हो आप। एरण अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, इसमें समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो यम से, कुबेर से, पृथु से जैसे देवताओं से की गई है। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना
यम, कुबेर जैसे देवताओं से की गई है। देवताओं से की गई है। और इसी एरण अभिलेख में सती प्रथा का या सती का जो पहला उदाहरण है, सती प्रथा का नहीं, सती का जो पहला उदाहरण है देखने को मिलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की है। इसके साथ ही और भी कई उपाधियां समुद्रगुप्त ने धारण की है, जैसे व्याघ्र, पराक्रमांक या पराक्रमांक, ये उपाधियां भी धारण की हैं, जो उसके सिक्कों पर अंकित है, मुद्रित है ना। समुद्रगुप्त ने जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, क्या नाम था? वसुबंध, वसुबंधु, इन्हें संरक्षण दिया था। पता चलता है ना, संरक्षण दिया, इसका मतलब धार्मिक रूप से क्या है? सहिष्णु है। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने के लिए क्या मांगा था? अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी, जो बाद में बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। तो ये सभी बातें किसके बारे में हमने जानी है? समुद्रगुप्त के बारे में जाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको कि समुद्रगुप्त क्या है? वीणा वादक है। क्यों? क्योंकि सिक्के पर वीणा आकृति मिली है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक है ना। क्या कोई और शासक है जो कोई वाद्य यंत्र बजाता हो? हाँ, आगे चलकर आपको, प्राचीन भारत में नहीं, जब आगे मध्यकाल में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब या उससे पहले जो अकबर है, प्रसिद्ध शासक मध्यकाल का, वो नक्कारा बजाता था। नक्कारा भी एक वाद्य यंत्र है, नक्कारा बजाता था। और आगे फिर जो औरंगजेब है वो भी वीणा वादक था। तो ये हमें कुछ की पॉइंट है जो याद रखने चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में क्या हो? आसानी हो। हम केवल शासक के तौर पर, शासक जो गुप्त काल में प्रसिद्ध हुए हैं, उनको ही क्रम बाय क्रम अभी जान रहे हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसे? अगला शासक कौन है? अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र है। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या टेन्योर है? क्या शासन काल है? किस समय से किस समय तक शासन किया? 380 ईस्वी से लगभग, आगे लगभग लिख लीजिए, क्योंकि कई बार टाइम जो है, जो ईयर है वो वेरी करता है। तो लगभग 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासन काल, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है वो एक स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने शकों को भी पराजित किया और उसके बाद कुछ सिक्के भी जारी किए और उपाधि भी धारण की। क्या किया? शकों को पराजित किया, बाहर का रास्ता दिखाया। जो आप देखते हैं पश्चिमी जो शक थे, शक पढ़ते समय आपने देखा था उनकी 5 शाखाएं थी, है ना। उसमें जो पश्चिमी शाखा थी उसमें एक था नहपान, जो कि छैरात वंश का था, और दूसरा था रुद्रदामन, है ना, कादर्मक वंश। ठीक है। ये लोग गुप्त काल तक रहते हैं और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो शकों को पराजित किया और बाहर का रास्ता दिखा दिया।
विजय के उपलक्ष्य में शकों को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया। रूप्यक, क्या नाम है उसका? रूप्यक, जो कि चांदी का है। ठीक है। और उपाधि भी, शकों को जब पराजित किया तो उपाधि भी धारण की। कौन सी उपाधि? शकों को पराजित किया है तो उपाधि क्या कैसी होगी? मिलती जुलती, साकारी या विक्रमादित्य, ये उपाधि धारण की। रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक शासक बैठता है, रामगुप्त, जो कि बहुत कमजोर शासक होता है और बहुत कम समय के लिए बैठता है। उसकी पत्नी का नाम क्या है? देवी, ध्रुव देवी। शकों का आक्रमण जब होता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है, ध्रुव देवी को बचाता है। ध्रुव देवी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहते हैं शक कि उन्हें हमें दे दीजिए। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्योंकि रामगुप्त तो कमजोर है, चंद्रगुप्त द्वितीय वेश धारण करके जाता है, वेश बदलकर, और शकों को मार देता है। तो ये जो रामगुप्त की पत्नी है, ये चंद्रगुप्त जब शासक बनता है तो क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बनती है। और यहीं पर एक स्टोरी आपने जो अभी पढ़ी है स्रोत में, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, है ना? तो ये चंद्रगुप्तम तो आपको समझ में आ गया, चंद्रगुप्त है। देवी कौन है? रामगुप्त की पत्नी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है कैसे किया? साम्राज्य को मजबूत किया विवाह के माध्यम से। विवाह के माध्यम से किससे किया विवाह? नागवंश की राजकुमारी, क्या नाम है? कुबेर नागा से विवाह किया, से विवाह किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इनसे एक पुत्री हुई, क्या नाम है उसका? प्रभावती। प्रभावती का विवाह किया, प्रभावती का विवाह किया रुद्र सिंह द्वितीय से, जो कि वाकाटक वंश के शासक हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट रूल चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश पर किया। और वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन है? कुमारगुप्त। उसका विवाह किससे किया? कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया। तो इस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, वैवाहिक संबंध के माध्यम से सीमा का विस्तार किया। उदयगिरी की जो गुहा अभिलेख है, उससे चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर है, ठीक है, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। जैसे कि ये कुतुब मीनार का पूरा परिसर है, इसमें एक भाग में यहाँ पर कुतुब मीनार है। ये क्या है? कुतुब मीनार है। तो इसमें बहुत कुछ है, कुतुब मीनार परिसर में बहुत कुछ है। इसी में एक है क्या? मेहरौली स्तंभ। क्या है? मेहरौली स्तंभ। सुना है आपने? आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं आपको मेहरौली स्तंभ की ओर ले चल रही हूँ। देखते हैं मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना? ये एक लौह स्तंभ है।
लौह स्तंभ है। किसने स्थापित करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये स्तंभ कैसा है? जंग रोधी है। मीन्स कि अभी तक लोहे का स्तंभ है तो जंग लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं लगा है, तो जंग रोधी तकनीक से इसे बनाया गया है, जिसमें जंग ही नहीं लगा है, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे है, फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। इसमें चंद्र लिखा हुआ है, इस स्तंभ पर चंद्र लिखा हुआ है, जो बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे स्थापित किया होगा। इस अभिलेख से बल्ख तथा बंग मतलब बंगाल शासकों के विरुद्ध जो सैन्य अभियान है उनकी जानकारी भी मिलती है। शासकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सैन्य अभियान किए हैं उनकी जानकारी भी मिलती है। अगर हम बात करें किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न। इन 9 रत्नों की चर्चा करूं मैं। सबसे पहले कालिदास। आपने इन्हीं के लिखी हुई रचनाओं को साहित्यिक स्रोत के रूप में शामिल किया है। गुप्त काल की जानकारी जो देते हैं, है ना, ये क्या है? कवि हैं। नेक्स्ट वारामिहिर, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। ये कौन है? खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री हैं। नेक्स्ट है अमर सिंह। ये क्या है? कोशकार हैं। एक तरह से चलती फिरती डिक्शनरी कह लीजिए आप, शब्दकोश है ना। नेक्स्ट धन्वंतरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये कौन है? चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है वेताल भट्ट, जो कि जादूगर थे। नेक्स्ट वरुरुचि, जो कि व्याकरणविद हैं। इसके बाद है संको, जो कि वास्तुकार हैं थे। और छपड़क, कौन है ये? ज्योतिषाचार्य हैं। क्या ये 9 हो गए? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन रह गया? 9। घट करपर, जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा थे। ये 9 रत्न इन्हें कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? 9 रत्न कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो राजधानी थी वो कितनी थी? 4 थी। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र, प्रयाग, कौशाम्बी, उज्जैन। लेकिन 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो दूसरी राजधानी है वो किससे बनाया था? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। यहीं से
यहीं पर अपना सबसे अधिक समय चंद्रगुप्त द्वितीय बिताता था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही एक विदेशी यात्री आया। क्या नाम था उसका? इसे भी आप पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अलग से स्रोत की जानकारी जो है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। विदेशी यात्री, गलत लिख रही हूं मैं, यात्री आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्या नाम था उसका? फाहियान। फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। स्थल मार्ग से भारत आया और समुद्र मार्ग से वापस लौटा। समुद्र मार्ग से वापस लौटा। कुछ लगभग 399 ईस्वी में आया और लगभग 414 ईस्वी में वापस गया। तो आप कह सकते हैं कुछ 6, है ना? हाँ, लगभग 5-6 वर्ष रहा। यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर लीजिए, ये चीनी यात्री है। कौन है? चीनी यात्री है। विदेशी भी है और चीनी भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। ठीक है। इनकी जो रचना है, फाहियान ने जो रचना लिखी है भारत में 5-6 वर्ष रहने के बाद जब वापस गए, तो जो लिखा उसका क्या नाम है? ठीक है। फाहियान एक विद्यार्थी के रूप में आया था, दूत बनकर नहीं आया था। ठीक है। विद्यार्थी के रूप में आया था, दूत बनकर नहीं आया था। और इसने जो अध्ययन किया वो बौद्ध धर्म में जो चौथी महासभा है उसमें हमने जाना था, चौथी संगीति है, हीनयान और महायान में बट गया था, तो महायान का अध्ययन किया है। फाहियान ने नालंदा में पढ़ाई की है। कहाँ पर? नालंदा में पढ़ाई की है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नालंदा में पढ़ाई की है, ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। क्यों? क्योंकि नालंदा एक क्षेत्र हो सकता है ना, वहां पर पढ़ाई की है। नालंदा में, जैसे ये नालंदा एक क्षेत्र है, मैंने जो बॉक्स बनाया है इसके अंतर्गत यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय तब होगा ना जब पहले होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय इसके बाद बनता है, जो अगला शासक आएगा वो बनाएगा। तो फाहियान ने नालंदा में पढ़ाई की थी, ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये जो रचना इसने लिखी है फाहियान ने, इसने इस रचना में बताया है अंधविश्वास के बारे में, समाज कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, बहुत सारी बातें इसने बताई हैं। लेकिन इस रचना में, सॉरी, मुझे इसे हटाना नहीं था। ये जो रचना है इसमें कुरीतियों पर बहुत प्रहार किया है। फाहियान ने जो कुरीतियां हैं उन पर बहुत प्रहार किया है, उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। और समाज की, आप एक शब्द में कहे तो समाज की आलोचना की है। क्या कोई राजनीतिक पक्ष भी लिखा है? नहीं, कोई भी राजनीतिक पक्ष नहीं लिखा है। ठीक है। तो समाज है, धर्म है, लोग अंधविश्वास में मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा फाहियान ने की है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था। ये सब बातें फाहियान ने लिखी है अपने इस बुक में।
यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक चीनी यात्री और आता है जिसका नाम है हुएनसांग, लेकिन कब आएगा वो? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन कब है? गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर काल में हम उसे हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। ठीक है। और चंद्रगुप्त के बारे में लास्ट में हम जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, यदि अन्य नाम हमें जानने हो कि क्या कोई अन्य नाम है, तो हाँ है। क्या है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं। उपाधि धारण की है, हाँ, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये उपाधियां भी धारण की हैं। उपाधियां धारण की, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? कुमारगुप्त, जो कि कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है? पुत्र है। ठीक है। जो गुप्त काल के शासक हैं वो वैष्णव हैं, वैष्णव धर्म को ज्यादातर मानते हैं, लेकिन जो कुमारगुप्त प्रथम है ये शैव धर्म को मानता है। तो ये प्रश्न भी अलग से विशेष तौर पर पूछा जाता है। कुमारगुप्त शैव धर्म को मानता है, अन्य जो शासक हैं वो ज्यादातर शासक वैष्णव धर्म को मानते हैं। आप गुप्त काल की जो मोहर देखेंगे उस पर भी क्या है? गरुड़ बना हुआ है। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़, तो गरुड़ बना हुआ है। लेकिन जो कुमारगुप्त प्रथम है ये शैव धर्म को मानता है, और शैव धर्म में भी इसे भगवान कार्तिकेय का भक्त है। किसका? कार्तिकेय का भक्त है। आपको याद आया कुछ? कार्तिकेय की चर्चा कहाँ पर है? कालिदास जी ने एक रचना लिखी है कुमार संभवम, और उसमें शिव, भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा है, साथ ही उनके पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा है। समझ आ गया? तो भगवान कार्तिकेय का भक्त है। शैव धर्म के अंतर्गत भगवान कार्तिकेय का भक्त है ना, यह मानता है। कुमारगुप्त ने नालंदा में क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। आपको याद आया फाहियान के बारे में? अभी मैंने बताया आपको कि फाहियान ने नालंदा में पढ़ाई की थी, ना कि नालंदा विश्वविद्यालय में। क्यों नहीं की? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में निर्माण हुआ, उसका निर्मित हुआ। तो कैसे पढ़ाई करेंगे? जब यूनिवर्सिटी ही बाद में बनी तो पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना, पहले बनेगी उसके बाद में पढ़ाई करेंगे उसमें। और इसमें हुएनसांग पढ़ता है इस विश्वविद्यालय में। आगे जब गुप्तोत्तर काल में हुएनसांग को पढ़ेंगे, चीनी यात्री जो आता है वो पढ़ता है इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय में आप लिख लीजिए थोड़ा सा, पढ़ता है कौन? हुएनसांग, जो कि एक चीनी यात्री है। ठीक है। इससे पहले कोई प्राचीनतम विश्वविद्यालय था तो हाँ, तक्षशिला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महापद्मनंद ने करवाया था। एक विश्वविद्यालय और है जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये एक आवासीय विद्यालय था। कैसा विश्वविद्यालय? आवासीय विश्वविद्यालय
विद्यालय था। यहाँ जो प्रवेश लेने की व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत ही कठिन थी, बहुत ही कठिन थी। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था, लेकिन यदि प्रवेश मिल गया उसके बाद जो भी फाइनेंशियल खर्चे हैं वो सबसे राहत मिल जाती थी, है ना, रहना खाना सब फ्री। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त ने। और ये जो फ्री जा रहा है तो पैसा कहीं से तो आ रहा होगा ना, तो जो शासक होता है वो गांव दान दे देता है। तो गांव दान दिया तो वहां से क्या होगा, वहां से राजस्व जो वसूला जाएगा वो कहाँ जाएगा, विद्यालय को जाएगा, और उससे फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च, खाने पीने का सारा खर्च उठाया जाता है। ठीक है, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को हम देखते हैं कि आप आगे जब मध्यकाल की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने इसे 7 दिनों तक जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसे बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसकी तुलना, नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी, इसकी तुलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती थी। ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में आपको जो जानकारी मिलती है वो है, एक तो आपने सबसे पहले ही लिखा है विल्सण अभिलेख, इसके अतिरिक्त मंदसौर अभिलेख और करम दंडा अभिलेख, इनसे कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है इन अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है, वत्स भट्टी ने। और जैसे आपने जाना इसमें कि जो मोहर होती है, अर्थात जो गुप्त काल के शासक हैं, वो सभी ज्यादातर क्या है, वैष्णव है ना, वैष्णव है, तो विष्णु के उपासक हैं। विष्णु जी का वाहन क्या है, गरुड़, है ना, तो जो मोहर है उस पर गरुड़ अंकित है, उत्कीर्ण है ना, मोहर पर गरुड़ है। लेकिन कुमारगुप्त के संदर्भ में हमने क्या जाना, शैव धर्म को मानते हैं। शैव धर्म के अंतर्गत किसे मानते हैं, कार्तिकेयों को मानते हैं, और कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर। तो इनकी जो मोहर होगी उस पर क्या होगा, मयूर उत्कीर्ण होगा। ठीक है, कुमारगुप्त के ही शासनकाल में खुसनेवाज के नेतृत्व में हूणों ने, किसने, हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। तो हूणों का आक्रमण पहली बार कब हुआ, कुमारगुप्त के समय हुआ, आक्रमण किया। लेकिन इन हूणों को पराजित किसने किया, स्कंदगुप्त ने। लेकिन इन्हें स्कंदगुप्त ने पराजित किया। ये दो तरह से यहाँ प्रश्न बन रहा है कि हूणों का आक्रमण पहली बार किसके समय हुआ, कुमारगुप्त के समय, लेकिन हूणों को पराजित किसने किया, स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है, और सबसे ज्यादा हूण आक्रमण किस समय हुए, यहीं पर लिख लीजिए। शुरुआत जरूर कुमारगुप्त के समय हुई, लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हूण आक्रमण किसके समय हुए, तो स्कंदगुप्त के समय हुए। ठीक है, हूण बेसिकली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। कैसे लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे। और कहाँ से आए थे,
मध्य एशिया से, मूल निवास इनका मध्य एशिया से, वहां से ये भारत आए थे आक्रमण करने के लिए। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक है, कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन होगा? अगला शासक है, सॉरी गलत हो गया, सही कर लेते हैं, जिसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये जो स्कंदगुप्त है ये कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है। इसके समय सबसे अधिक हूण आक्रमण हुए और ये वैष्णव धर्म को मानता है। वैष्णव धर्म को मानता है। सबसे ज्यादा हूण आक्रमण इसी के समय हुए। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है वो, उसका नाम क्या है? पुरुगुप्त, जो कि बौद्ध धर्म को मानता है। और इसके बाद अगला शासक बनता है कुमारगुप्त द्वितीय, जो कि वैष्णव धर्म को मानता है। और अंत में नरसिंहगुप्त के शासन में, ये भी वैष्णव हैं, वैष्णव धर्म को मानते हैं। इनके समय जो गुप्त शासन है, गुप्त काल है, गुप्तों का साम्राज्य है, वो 3 भागों में, गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट जाता है। कौन से 3 भाग? एक तो मगध, जहां पर शासन किसका होगा? नरसिंह गुप्त का। साम्राज्य किसने संभाला है? नरसिंह गुप्त ने। इनके समय हूण आक्रमण हुआ है। और दूसरा है बंगाल का क्षेत्र, जहां पर बागडोर संभाली है गुप्तों के शासक ने, जिसका नाम है वैन्यगुप्त। और थर्ड है मालवा, यहाँ पर है भानुगुप्त। भानुगुप्त, आपने एक अभिलेख पढ़ा है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से सती की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनसे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो अंतिम शासक है गुप्त काल का, उसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये भी वैष्णव है। और फिर गुप्त काल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ गुप्त काल समाप्त हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक हैं। तो हमने स्रोत की जानकारी प्राप्त कर ली, और शासक, जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में, उनके बारे में जान लिया है। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं जो गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को स्वर्ण काल कहा जाता है। मंदिरों के लिए स्वर्ण काल है, और शासकों के लिए जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। ओके, इसी के साथ क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।